जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25 या फिर 26 में। जब भी आप इस क्लास को देख रहे हों, याद रखिएगा एग्ज़ाम जो है 2024 में आपका 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ठीक है, 6 सेमेस्टर जियोग्राफी है, यानी भूगोल का पेपर 2 है। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 मैंने करा दिया है आपको। ठीक है, एक क्लास कराया उसमें, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 6 सेमेस्टर जियोग्राफी भूगोल का पेपर 2 है। अच्छा, इसमें पेपर का नाम इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है इम्पोर्टेंट? क्योंकि देखिए, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा आपके कॉलेज से, उस पर आपका पेपर का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, देखिए पेपर का नाम आपका है साथियों, एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थाट। ठीक है, भौगोलिक विचार का विकास या फिर भौगोलिक चिंतन का विकास आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्लास 1 है। क्लास 1 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे। जिनके कॉलेज में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो रहा है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, और जिनके लिए ऑब्जेक्टिव जिनके कॉलेज में हो रहा है वो भी इस क्लास को मोस्टली अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। जो ये क्लास है, जब आप क्लास को कम से कम 10 प्रश्न आप देखेंगे इस क्लास में, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, प्रश्न का लेवल क्या है। बहुत ही शानदार क्लास है आपकी। ठीक है, और जो मैंने 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था नोट्स, ठीक है, नोट्स मैंने 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था, नोट्स से आपके कई सारे प्रश्न आ रहे थे। ठीक है, तो की पॉइंट्स जो है इसमें मिस मत करिएगा। की पॉइंट से आपके जो प्रश्न होते हैं उसका भी डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें पहला प्रश्न आपका दिया है साथियों, ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में ज्ञान भारत में किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो वेदों और पुराणों से प्राप्त होता है। ठीक है, ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में ज्ञान भारत में, ठीक है, जो ज्ञान है वो भारत में किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो वेदों और पुराणों से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें की पॉइंट देखिएगा, बहुत ही शानदार है। ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी वेदों, पुराणों और अन्य ग्रंथों से मिलती है। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई थी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि जो वेद है, वेद के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो भगवान विष्णु की नाभि से। ठीक है, अच्छा, पूछता है ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि आकाश भी नहीं था ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, सिर्फ परमेश्वर थे जो अपनी अद्भुत शक्ति से सांस ले रहे थे। आगे देखिएगा साथियों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग सिद्धांत भी है। ठीक है, आपके एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पूछता है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो आगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस सिद्धांत को जॉर्जेस लेमैत्रे ने साल 1927 में प्रस्तावित किया था। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? जॉर्जेस लेमैत्रे ने। कब किया था? साल 1927 में। उन्होंने इसे आदिम परमाणु की परिकल्पना कहा था। बिग बैंग सिद्धांत के मुताबिक देखने योग्य ब्रह्मांड का विस्तार एक निश्चित समय पर एक कण के विस्फोट के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपको बिग बैंग सिद्धांत भी मैंने समझा दिया, और आपको वेदों और पुराणों के अनुसार भी समझा दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे साथियों, आपका क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, पुराणों के अनुसार पृथ्वी के अतिरिक्त कितने ग्रह माने गए हैं? तो पुराणों के अनुसार पृथ्वी के कुल 8 ग्रह माने गए हैं। वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी को लेकर के कुल 8 ग्रह माने गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका क्या पूछा है। तीसरा प्रश्न आपका पूछा है इसमें कि भास्कराचार्य का जन्म हुआ था, बताइए 1114 ईस्वी में, 1115 ईस्वी में, 1116 या 1117 में। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भास्कराचार्य का जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। आपके एग्जाम में कभी कभी ईस्वी में ना पूछ करके शक संवत में पूछता है। ठीक है, शक संवत में पूछता है, इसलिए मैंने वो भी यहाँ पर लिखा है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, भास्कराचार्य का जन्म शक संवत 1030, यदि शक संवत पूछेगा तो 1030 और ईस्वी पूछेगा तो 1114 में हुआ था। ठीक है, देखिए भास्कराचार्य ने 36 साल की उम्र में शक संवत 1072 यानी कि 1150 में लीलावती की रचना की थी। आपके एग्जाम में पूछता है लीलावती की रचना किसने की थी? तो भास्कराचार्य ने करी थी। कब की थी भैया? तो 1150 ईस्वी में, शक संवत 1072 ईस्वी में। अच्छा,
भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि की रचना 4 खंडों में की थी। आपके एग्जाम में पूछता है सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसकी है? भास्कराचार्य की है। तो भास्कराचार्य जी ने जो सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी 4 खंडों में की थी, और वो 4 खंडों के नाम कौन कौन से भैया? पारीगणित, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय, ठीक है। देखिए बहुत ही शानदार ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इससे आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग स्किप करेंगे, ठीक है, जो लोग स्किप करेंगे की पॉइंट्स को वो एग्जाम में भी स्किप हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों, पर क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चौथा क्या पूछ रहा है? भास्कराचार्य के ग्रंथों में खगोलीय वेधशाला बनाने और विद्या लेने के बहुत से मंत्रों का वर्णन किया गया है, उनमें मुख्य मंत्रों की संख्या है, तो उसमें मुख्य मंत्रों की संख्या 4 है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें यह भी याद रखिएगा साथियों, जो भास्कराचार्य थे, ठीक है, इन्होंने यूरोपीय लोगों से सदियों पहले ही डिफरेंशियल कैलकुलस की अवधारणाओं का खोज की थी, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों ये जो पूछता है आपके डिफरेंशियल कैलकुलस की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो भास्कराचार्य ने की थी, ठीक है, ठीक है। ये सभी जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सभी आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे साथियों, आपका क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 5 पूछा है, जियोग्राफिया नामक ग्रंथ में गणितीय भूगोल का समावेश किसने किया था? तो एनाक्सीमेंडर ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा है साथियों, ग्रहीय सिद्धांत किसकी रचना है? जो ग्रह होते हैं, ठीक है, वो ग्रहीय सिद्धांत की रचना किसने करी थी? तो टॉमली ने करी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न क्या है आपका, किसने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना है? टालेमी ने, अरस्तु ने, स्ट्रैबो ने या किसी ने नहीं? तो पृथ्वी को ब्रह्मांड का जो केंद्र है उसको टालेमी ने माना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक रोमन भूगोलवेत्ता था? ठीक है, हिप्पोक्रेट्स, हेकाइटियस, स्ट्रैबो या फिर पोसिडोनियस? तो इसमें जो स्ट्रैबो हैं, ठीक है, यह एक रोमन भूगोलवेत्ता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, 8वां प्रश्न, 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे, आपको क्या है, भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन का जन्मदाता माना जाता है? तो कार्ल रीटर को माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रादेशिक भूगोल का जन्म जो होता है, ठीक है, प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऐसे पूछता है तो भी याद रखिएगा कार्ल रीटर, ठीक है। भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन का जन्मदाता इसमें पूछा है तो कार्ल रीटर, ठीक है। चलिए 2 तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा इसमें। 10वां प्रश्न देखेंगे, आपको क्या है, निम्नलिखित में से किस भाषा में गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टयम लिखी? तो संस्कृत भाषा में लिखी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 11 क्या है, प्रश्न नंबर 11 पूछा आपका, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। व्यवस्थित भूगोल का जनक एरिस्टोस्थनीज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, की पॉइंट्स है आपके। देखिए, प्राचीन यूनानी विद्वान एरिस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक या व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो एरिस्टोस्थनीज को माना जाता है। फिर आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? एरिस्टोस्थनीज को माना जाता है। प्रादेशिक भूगोल का जनक कौन है? कार्ल रीटर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, एरिस्टोस्थनीज ने पहली बार भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके पास ग्रह की एक छोटे पैमाने की धारणा थी, जिसके कारण वह पृथ्वी की परिधि निर्धारित करने में सक्षम हुए। अच्छा, कुछ इसमें भी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट 1769 में इनका जन्म हुआ था, 1859 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट थे यह एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया, ठीक है। उन्हें आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है। चलिए, प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता कौन है? कार्ल रीटर,
ठीक है। देखिए इसी कई तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, तो बहुत ही शानदार तरीके से आप इस क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। देखिए अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करिए, ठीक है, क्योंकि 80% स्टूडेंट जो छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जो क्लास लेते हैं डेली लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत ही शानदार है। इस तरह से आपको कोई समझा करके जो नोट्स है नोट्स के साथ नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और लोगों को मदद मिल जाएगी। 12वां प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या है, निम्न में से किसने पृथ्वी को गोलाकार बताकर उसे 3 जलवायु खंडों में विभाजित किया? तो अरस्तू ने किया था भैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, क्या है, किस अरब भूगोलवेत्ता ने भूभाग अपरदन की अवधारणा दी थी? तो अल मसूदी ने दी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये तो 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें की पॉइंट्स देखिएगा इब्न सीना के बारे में, ठीक है। की पॉइंट्स है ये जो आपको बता दे रहा हूँ मैं, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपके जितने भी अरब के भूगोलवेत्ता थे मैं उन सभी के बारे में आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो धैर्यपूर्वक धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है, इसकी मत करिएगा, बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेंगे। देखिए इब्न सीना के बारे में, ये अरबी भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। इसे अरब जगत का भूगोल का पिता कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है अरब जगत के भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इब्न सीना को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने अरबी भाषा में विश्वकोश की रचना की, जिसमें भौतिक भूगोल के खासकर पर्वत निर्माण, मिट्टी निर्माण आदि विषयों पर वर्णन प्रस्तुत किया। साथ ही पर्वतीय भागों में अपक्षय और अपर्दन का अवलोकन किया और बताया कि पर्वत का उत्थान होते ही अपर्दन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इब्न सीना के बाद कौन है? इब्न सीना के बाद जो अरबी भूगोलवेत्ता हैं, कौन है? अल बल्खी है। कौन है? अल बल्खी, ठीक है, 921 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसने अरब व्यापारियों से जलवायु संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित करके विश्व का प्रथम जलवायु मानचित्र किताबुल अस्काल की रचना की थी, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है किताबुल अस्काल की रचना किसने की थी? तो अल बल्खी ने की थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद कौन आया था? अल मकदूसी, ठीक है। देखिए अल मसूदी और अल मकसूदी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो अल मकसूदी है, ठीक है, इन्होंने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, ठीक है। अच्छा, आपके एग्जाम में पूछता है कि 14 जलवायु प्रदेशों में, ठीक है, विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में किसने बांटा है? अल मकसूदी ने बांटा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आपके अरबी भूगोलवेत्ता थे, ये थे इब्न हकल, ठीक है, ये 10वीं शताब्दी में थे। अच्छा, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है? ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म, दूसरी बुक है इनकी शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। अच्छा, तीसरी पुस्तक है इनकी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये सभी पुस्तकें आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, इस क्लास का। कैसे? तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड। कैसे मिलेगा पीडीएफ? देखिए वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप इस क्लास को ज़्यादा दिन बाद देख रहे हैं, 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल बाद देख रहे हैं, तो भी आप इस क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बाद अरबी भूगोलवेत्ता कौन थे आपके? अल मसूदी थे, ठीक है। इन्होंने जो अल मसूदी थे, यह अपने समय का प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक था अल मसूदी, ठीक है। इसने भारतीय मानसून का उत्तम विवरण प्रस्तुत किया। जो अल मसूदी था, इसने कैस्पियन सागर में नौ संचालन करके निष्कर्ष निकाला कि यह एक बंद सागर है। सागरीय जल में विभिन्न रंगों के पाए जाने का मुख्य कारण लवणता की भिन्नता एवं वनस्पति की उपस्थिति को माना। अच्छा, इसने नदियों को अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना और निष्कर्ष में बताया कि महासागरों में पाए जाने वाला लवण का संबंध स्थलीय भाग से होता है। बिल्कुल होता है, बारिश में जो स्थल पर जो बारिश होती है, ठीक है, इसके द्वारा जो नदियों में लवण मिलते हैं, नदियों के द्वारा ये समुद्र में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो अल मसूदी हैं, इनके कई सारे पुस्तकें हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। पहला है इनका समय विवरवणिका, दूसरी पुस्तक है इनकी किताब मुराज अल दहाब, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो किताब है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तीसरी पुस्तक है इनकी उपदेश एवं निरीक्षण, चौथी पुस्तक है इनकी गजट निर्देश, ठीक है, गाइड ऑफ गजट।
चलिए अगला क्या है, किताब मुराज अल दहाब, किताब छोड़कर सभी किताबें नष्ट हो चुकी हैं। ये जो किताब है, ठीक है, ये किताब आपकी सेफ है, बाकी जो किताबें हैं ये सभी आपकी क्या हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध नहीं है। अच्छा, इसके बाद कौन आते हैं आपके, इसके बाद आते हैं अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी महमूद गजनवी के बुलावे पे हिंदुस्तान आया था। यहाँ रहकर किताब अल हिंद नाम की पुस्तक रचना की थी अलबरूनी ने। ठीक है, इस पुस्तक में हिमालय की तराई में पाए जाने वाले जड़होड़, ठीक है, जलोढ़ निपेक्षों के गोल पत्थर का वर्णन किया गया है। अलबरूनी ने ऊषा और सांध्य प्रकाश, ठीक है, ट्यूबलाइट के कारणों को बताया कि जब सूरज क्षितिज से 18 डिग्री नीचे होता है तभी ये प्रकाश आकाश में बिखरते हैं। इसमें आगे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं। उसने अपनी पुस्तक रिसालाह, ठीक है, रिसालाह में दिन एवं रात की लंबाई में होने वाले अंतर एवं ध्रुवों पर 6 महीनों की दिन और रात के बारे में बताया। ठीक है, अच्छा, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है, अल कानून अल मसूदी, ठीक है, तारीख खुल हिंद, अथर अल बगिया, ठीक है, रिसालाह, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बुक जो है, इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका पुस्तक अल कानून अल मसूदा टामली की पुस्तक अल्मा चेस्ट की तर्ज पर लिखी गई थी। उसने संस्कृत से मूल पतंजलि का अरबी में अनुवाद किया था। ठीक है, अच्छा, ध्यान रखिएगा 11वीं शताब्दी को अल बरूनी काल के नाम से याद किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है अल बरूनी काल के नाम से किस शताब्दी को जाना जाता है, तो 11वीं शताब्दी को जाना जाता है। साथियों, इसमें जो अगले अरबी भूगोलवेत्ता थे वो थे अल इदरीसी। ठीक है, इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनकी पुस्तकों के बारे में बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें हैं, दोनों पुस्तकों में बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहली पुस्तक है इनकी अम्यूजमेंट्स फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को अल रुबारी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनकी दूसरी पुस्तक क्या है, जियोग्राफिया। ठीक है, जियोग्राफिया नूबियंसिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद कौन आता है, इब्न बतूता आता है। ठीक है, इब्न बतूता लगभग 75 यानी 75,000 मील की यात्रा की थी इब्न बतूता ने, जिसके कारण इसको अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है अरब जगत का मार्को पोलो किसे कहा जाता है, तो इब्न बतूता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसने 75,000 मील यात्रा की थी इसलिए। ठीक है, अच्छा, जो इब्न बतूता था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हिंदुस्तान आया था। पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की थी इब्न बतूता ने। तुगलक ने इसको दिल्ली का कोतवाल और फिर चीन में तुगलक साम्राज्य का राजदूत बनाया था। चलिए, इसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है कौन है, रहला ऑफ ट्रेवल्स। इसके बाद साथियों जो आपके अरबी भूगोलवेत्ता थे वो थे इब्न खालदून। ठीक है, इसे अंतिम महत्वपूर्ण अरब भूगोलवेत्ता माना जाता है। जो इब्न खालदून थे ये अरब देश के, ठीक है, आखिरी भूगोलवेत्ता थे। इसने अपनी पुस्तक मुकद्दिमह में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का वर्णन किया। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है मुकद्दिमह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, इब्न खालदून। इब्न खालदून कौन था, अरब भूगोलवेत्ता का आखिरी भूगोलवेत्ता था। ठीक है, चलिए, इसके अनुसार उष्ण जलवायु के निवासी लापरवाह और सुस्त होते हैं। ठीक है, इब्न खालदून ने कहा था कि उष्ण जलवायु के निवासी लापरवाह और सुस्त होते हैं, जबकि समशीतोष्ण जलवायु के लोग फुर्तीले और बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, इसका विश्वास था कि दक्षिणी गोलार्ध अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या की सघनता अधिक है। अच्छा, इसने ये भी कहा था इसको सर्वप्रथम जो इब्न खालदून था प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा जाता है इब्न खालदून को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मानवीय जो मानव है, ठीक है, इसके पर्यावरण और सहसंबंध को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। सिंध हिंद रचना है, जो सिंध हिंद है यह किसकी रचना है, मीर मोहम्मद मासूम की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, सिंध हिंद एक रचना है जिसे मीर मोहम्मद मासूम ने सन 1600 ईस्वी में लिखा था। आपके एग्जाम में पूछता है सिंध हिंद की रचना किसने की थी, तो मोहम्मद मासूम ने की थी। सिंध हिंद की रचना कब हुई थी, सन 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है,
इसे तारीख ए मासूमी के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है तारीख ए मासूमी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये सिंध हिंद को जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, यह जो रचना है चचनामा पर आधारित है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है चचनामा पर आधारित इनमें से कौन सी पुस्तक है, तो सिंध हिंद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें अरबों की विजय से लेकर मुगल सम्राट अकबर महान तक के राज्य और सिंध का इतिहास वर्णित है सिंध हिंद में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे साथियों। आपका क्या है, किसने पृथ्वी के चारों ओर 7 आसमानों की उपस्थिति बतलाई है, तो इनमें जो आपके अल मसूदी थे इसने पृथ्वी के चारों ओर 7 आसमानों की उपस्थिति बतलाई है। प्रश्न नंबर 16 क्या है, किसने यह माना कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, तो जो अल मसूदी है इन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 क्या है आपका साथियों, खलीफा अल मासून ने टालमी के पुस्तक अल्माजेस्ट का अरबी भाषा में अनुवाद कराया था। अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा है, अरब जगत के भूगोलवेत्ता का पिता कहा जाता है, तो इब्न सीना को कहा जाता है। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, देखिए इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरब के कुछ और भूगोलवेत्ता है, यहाँ भी मैंने आपको शॉर्ट टर्म में समझाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल मसूदी जो थे एक प्रमुख अरब भूगोलवेत्ता थे। उनका जन्म बगदाद में 9वीं सदी के आखिरी दशक में हुआ था। अल बरूनी ये भी आपके अरब भूगोलवेत्ता थे। उनकी किताबें हैं इंडिका और किताब उल हिंद। ठीक है, उसके बाद कौन है, अल इदरीसी, उनकी पुस्तकें उनकी किताबें कौन कौन सी है, अल रुबानी और जियोग्राफिया न्यूबेंसिस। ठीक है, चलिए उसके बाद कौन है, इब्न बतूता और इब्न खालदून। ठीक है, इब्न बतूता जो थे इनका जन्म मूल रूप से मोरक्को में हुआ था। उनकी एकमात्र किताब कौन सी है, रहला ऑफ ट्रेवल्स। इब्न बतूता को अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। इब्न खालदून कौन थे, अरब के आखिरी भूगोलवेत्ता पूछा जाता है। अरब के आखिरी भूगोलवेत्ता कौन थे, इब्न खालदून थे। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे आपका क्या है, अल मसूदी एक वैज्ञानिक था, तो जलवायु का वैज्ञानिक था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा साथियों, इसमें किताब उल हिंद। ठीक है, यहाँ उल रहेगा। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, किताब उल हिंद अल बरूनी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या है, देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये एक वीडियो में आपके जो एक क्लास में पूरा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसका आपको सेकेंड पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मैं जब भी क्लास लाऊंगा तो एक क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए किस काल को अल बरूनी काल के नाम से याद किया जाता है, तो बताइए। मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है 11वीं शताब्दी को। ठीक है, अल बरूनी काल के नाम से याद किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 क्या है, अरब जगत का मार्को पोलो किसे कहा जाता है, तो इब्न बतूता को कहा जाता है। ठीक है, इसने 75,000 मील की यात्रा की थी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक मुकद्दिमाह के लेखक कौन है, इब्न खालदून है। ठीक है, ये जो पुस्तक है देखिए पुस्तकें आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन है। प्रश्न नंबर 24 क्या है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो सबसे पहले ग्रीक लोगों ने किया था। ठीक है, ये काफ़ी शानदार प्रश्न ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अरबी लोगों ने, रोमन लोगों ने, ग्रीक लोगों ने या फिर चीनी ने। ठीक है, तो ग्रीक लोगों ने किया था। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है, वह मोरक्को से था। बिल्कुल करेक्ट है आपका। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत की यात्रा की थी, यह भी सही है। उसने रिहला की रचना की, बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों इब्न बतूता के बारे में सत्य हैं। तो देखेंगे हमारा कौन सा करेक्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा है चौथे नंबर ऑप्शन में सभी सत्य हैं। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों, क्या है, अल मसूदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई, तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किताब मुराज अल ढाब ये लिखी गई थी, ये अल मसूदी के द्वारा। बिल्कुल सही आपका। किताब अखबार अल जमा ये भी लिखा था अल मसूदी ने। अल कानून अल मसूदी
ये नहीं लिखा था। अल मसूदी ने ये पुस्तक नहीं लिखी थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। ज़रूरी नहीं है कि अल मसूदी यहाँ पर लिखा है तो ये पुस्तक अल मसूदी ने लिखा है, ठीक है। कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिखा है, ध्यान रखेंगे। किताब अल औसत ये भी आपके अल मसूदी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी में है आपका अल कानून अल मसूदी, ये अल मसूदी द्वारा नहीं लिखी गई है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी इब्न बतूता द्वारा 14वीं शताब्दी में अरबी में लिखी गई यात्रा पुस्तक थी? तो जो रिहला है यह यात्रा पुस्तक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 28 क्या है। अन्वेषकों को अनजान भूमि की प्रेरणा किसने दी? तो टालमी ने दी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 29 नंबर क्या है। पंपोनियस मेला की पुस्तक है। जो पंपोनियस मेला है इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। बाकी जो सेकंड क्लास है मैं उस सेकंड क्लास में इन सभी प्रश्नों को कवर करूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मण लैक्स, डी कोरोग्राफिया और स्काई लैक्स, ये तीनों पुस्तकें आपके पंपोनियस मेला की पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर पंपोनियस मेला क्या है या फिर कौन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो पंपोनियस मेला है दक्षिणी स्पेन के रहने वाले थे। आपके एग्जाम में पूछता है पंपोनियस मेला कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिणी स्पेन के। पंपोनियस मेला ने अपनी यात्राओं का वर्णन अपनी किताब में किया। उन्होंने भूमध्य सागर के आसपास के इलाकों की यात्रा की और फिर इटली, यूनान, स्पेन, फ्रांस, सीरिया जैसे देशों के कई इलाकों की यात्राएं की थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो मैंने देश बताए हैं इन देशों के बारे में वो पूछता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा है। प्राकृतिक इतिहास किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? जो प्राकृतिक इतिहास है यह प्लिनी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये जो पुस्तक है इसको पूछता है नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? तो प्लिनी की, ठीक है। देखिए जो ये जो प्रश्न है इसको दो तरह से तीन तरह से पूछता है, ठीक है। तो दो तरह से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। याद रखिएगा प्लिनी की पूरा नाम क्या है। प्लिनी द एल्डर ने 75 ईस्वी में लिखी गई अपनी किताब द नेचुरल हिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। देखिए जो नेचुरल हिस्ट्री है इसको ऐसे पूछता है कि नेचुरेलियस, ठीक है, नेचुरलिस हिस्टीरिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्लिनी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तीन तरह से एक प्रश्न को पूछता है, ध्यान रखिएगा, मैंने तीनों तरह आपको बता दिया, ठीक है। अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं आपका क्या पूछा है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये जो कथन है इसको किसने कहा था? तो क्लॉडियस टालमी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 32 क्या है। 32 नंबर प्रश्न है। द फेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी की आकृति किसकी रचना है? तो ये जो रचना है अल खारिजामी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या है। मार्गो और परिमंडलों की पुस्तक किसकी कृति है? ये जो कृति है मोहम्मद अब्दुल कासिम की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं क्या पूछा है। किताब मुराज अल दहाब किसकी पुस्तक है? ये जो पुस्तक है अल मसूदी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें की पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। किताब मुराज अल दहाब अरबी भाषा में लिखी गई एक इतिहास की किताब है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है किताब मुराज अल दहाब किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। तो किताब कैसी है? इतिहास की किताब है, ठीक है। इसे चौथी 10वीं शताब्दी के शिया इतिहासकार अली बिन हुसैन अल मसूदी ने लिखा था। इनका पूरा नाम क्या है अल मसूदी का? अली बिन हुसैन अल मसूदी, ठीक है। इस किताब में इस्लाम के इतिहास के अलावा दुनिया और दूसरे देशों के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी गई है, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न था। प्रश्न नंबर 35 क्या है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अल इदरीसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है? तो देखेंगे वह एक फारसी भूगोलवेत्ता थे, तो ये गलत है आपका, ठीक है। दूसरा क्या है, जगहों के नाम अरबी में चिन्हित है, ठीक है। देखिए जो अल इदरीसी है उनके चित्र के बारे में पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। जगहों के नाम अरबी में चिन्हित है उनके चित्र में, ये आपके करेक्ट है। दूसरा है श्रीलंका ऊपर की ओर और उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। इनकी जो मानचित्र है इनके मानचित्र में श्रीलंका ऊपर की ओर और उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई देता है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है।
यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बी है और सी है ये आपके करेक्ट है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन में देखेंगे हमारा बी और सी कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, बी और सी आपका करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस क्लास को प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, आगे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।